नाउ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर कर रहे हैं नो लोड पे। कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को ले जाएंगे रियल ट्रांसफार्मर की ओर, जिसमें एक एक एग्जम्पशन को हम लोग खुला छोड़ेंगे जब वो एग्जम्पशन रियल में आएगा, है ना। यानी कि जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो था, तब यहाँ पे कुछ मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा, बिकॉज आइडियल कंडीशन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, है ना। नेचर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग ट्रांसफार्मर बनाए हुए हैं, जब हम लोग एक एक करके जंक्शन लेंगे, जिसमें से पहला एक जंक्शन लिए, देन ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट इज कंसीडर्ड। ओके, तो अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं ओके, ये जो हमारा सर्किट है यही हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड है, जिसमें हम लोग ने एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया ओके टू द वाइंडिंग। ओके, जब हम अप्लाई करेंगे ये यानी कि ये सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है, प्राइमरी सर्किट क्लोज है ना। यानी कि प्राइमरी सर्किट जो है ये हमारा क्या है, क्लोज। और सेकेंडरी सर्किट जो है वो अगर ओपन है तो हम लोग इस कंबाइंड कंडीशन को क्या कहते हैं, नो लोड कंडीशन। ओके, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ओपन है और प्राइमरी सर्किट क्लोज है, उस कंडीशन में हम लोग ऐसा नहीं, क्लोज होने के बाद ऐसा नहीं, क्लोज होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स दिया हुआ है तभी तो क्लोज है, ऐसे कैसे क्लोज करेंगे। यानी कि अगर हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग क्लोज है और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको ओपन है, यानी कि लोड से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी लोड नहीं है, इन दैट केस दे आर कंसिडर्ड एज नो लोड कंडीशन। ओके, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि नो लोड। आई इक्वल टू जीरो, आई मतलब हट, आई टू इक्वल टू जीरो। यानी कि हम लोग ट्रांसफार्मर और नो लोड जो बात कर रहे हैं, यानी कि ओपन सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, कहीं भी अगर वो आइडियल हो रियल हो, दैट डजंट मैटर, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मतलब ओपन सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। गॉट इट। सेकेंडरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, वो ओपन होगा। नाउ अब हमारा यहाँ पे यानी कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ट्रांसफार्मर ओपन होगा तो उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट होगा वो क्या होगा, ओके, वो जीरो होगा। यानी कि आई टू इक्वल टू क्या होगा, वो जीरो होगा। क्लियर है। नाउ अब इसमें हम लोग जैसे ही जो है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए कहाँ, टू द ट्रांसफार्मर। टू द ट्रांसफार्मर कहने का मतलब कि जिस वाइंडिंग में अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा वाइंडिंग, ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा भाई, है ना। तो वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। उस कंडीशन में जो हमारा करंट फ्लो करेगा प्राइमरी करंट, ओके, क्योंकि प्राइमरी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वो हमारा प्राइमरी करंट हो गया। गॉट इट, प्राइमरी करंट हो गया। तो यहाँ पे जब आइडियल ट्रांसफार्मर है और नो लोड कंडीशन है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर किए हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्राइमरी करंट होगा I1, ओके, वो I1 हमारा किसके बराबर होगा, IM के बराबर, क्योंकि अभी तक हम लोग और कोई करंट कंसीडर नहीं किए, है ना। यानी कि इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड with the consideration of magnetizing current only, अगर हम लोग सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर किए हैं तो उस कंडीशन में जो प्राइमरी करंट है उस प्राइमरी करंट को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि IM, IM यानी कि वो करंट, ओके, जो ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करने में लगा, जिसका यूज किए हम लोग, है ना, जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे I1 ये बता रहा है प्राइमरी करंट है, वही अगर आप आई नॉट लिखेंगे यहाँ पे, आई नॉट, तो नॉट मतलब नो लोड, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है यानी कि नो लोड, और आई प्राइमरी करंट, तो ये नो लोड प्राइमरी करंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, IM के बराबर होगा।
आई नॉट नो लोड प्राइमरी करंट और आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं विच इज यूज टू मैग्नेटाइज द ट्रांसफॉर्मर कोर, गॉट इट। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर को मैग्नेटाइज करने में हम लोग यहाँ यूज किए। अब सोचो when only magnetizing current is considered, यानी कि when only IM is considered, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स लगाए तो इसमें जो करंट फ्लो किया वो कौन सा करंट फ्लो किया, मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक एमएमएफ सेटअप होगा। एमएमएफ का वैल्यू क्या होगा, N1 इंटू IM या N1 इंटू I0 लिख सकते हैं। यहाँ पे I0 इक्वल टू क्या है, IM के बराबर है। एट फर्स्ट जो भी आपका एमएमएफ सेटअप हुआ वो सेटअप क्या हो गया, N1 I0 इक्वल टू N1 IM। क्लियर, यानी कि अंडर नो लोड कंडीशन जो अभी तक हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर में है वो अभी तक हमारा क्या है, मॉड ऑफ V1 इक्वल टू मॉड ऑफ E1 मॉड ऑफ E2 इक्वल टू मॉड ऑफ V2। ऑल ऑफ यू नो, नहीं रियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा, या हम लोग साइन के लिए जब लिखेंगे तो V1 इक्वल टू माइनस E1, आइडियल में ही नेगेटिव ये क्या बता रहा है कि ये E1 V1 को ओपोज कर रहा है और E2 इक्वल टू V2। ओके, तो ये हम लोग कंसीडर कर लीजिए। मैंने बताया था कल के डेट में, है ना, जो ईएमएफ इक्वेशन पढ़ रहे थे। ओके, तो फेजर डायग्राम बताया था मैंने, फेजर डायग्राम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फेजर डायग्राम में आपने क्या सीखा था, जब ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर का वीडियो आपने देखा उसमें आपने क्या सीखा कि टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ओके, या कोई भी ट्रांसफॉर्मर, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक फ्लक्स को कंसीडर किए, फ्लक्स को रेफरेंस लिया था हम लोगों ने। ओके, तो फ्लक्स को रेफरेंस लिया, लाइक कौन किया, E1 और E2, जिसमें E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, V1 का बराबर, और E2 का मैग्नीट्यूड V2 के बराबर है ना। आप सोचो E1 का मैग्नीट्यूड V1 के बराबर है, लेकिन ये क्या है, इसके ऑपोजिट फेज में है, यानी कि V1 कहाँ है, इधर है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, E1 इक्वल टू V1, लेकिन V1 इक्वल टू माइनस E1, ये माइनस बता रहा है कि E1 जो है V1 को क्या करेगा, ओपोज। ओपोज मतलब हट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। हम लोग इस आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ जो है हम लोग क्या बात किए, है ना, ये V1 इक्वल टू E1, हम लोग इसके साथ क्या बात किए कि मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तब हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर करने के बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स को हम लोग कंसीडर किए, है ना। फ्लक्स को कंसीडर करने के बाद जो है आपको पता है कि ये फ्लक्स जो है हमारा वो उसी फेज में होगा जिस फेज में हमारा N1 IM होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो N1 IM बाई रिलक्टेंस है। ओके, ऑफ कोर्स MMF बाई रिलक्टेंस है। ओके, अब सोचो कि हमारा फाई अगर जो है वो फाई एम साइन ओमेगा टी है, फाई, ओके, तो N1 IM भी हमारा साइन ओमेगा टी सेम फेज में होगा, क्योंकि रिलक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स वो हमारे क्या है, स्केलर है। जब ये दोनों स्केलर है तो फाई और IM जो होगा वो दोनों सेम फेज में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अगर फाई होगा तो उसी के फेज में हमारा क्या होगा, IM होगा, गॉट इट। उसी के फेज में IM होगा, यानी कि इस फाई के फेज में हमारा क्या हुआ, IM होगा। इससे एक चीज और पता चल रहा है कि इस IM का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। नहीं, यानी कि यही IM का मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि फ्लक्स कितना होगा। अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में और रिलक्टेंस दिया हुआ हो तो
तो अगर ये दिया हुआ हो उस कंडीशन में Im का वैल्यू जितना ही ज्यादा उतना ज्यादा फ्लक्स, एक आने का हम इसको ज्यादा वैल्यू लेते हैं फ्लक्स के साथ। तो ये अभी तक फेजर डायग्राम कब हुआ, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर कर रहे हैं तब। ओके, तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर कर लिए भाई। ओके, कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे अभी तक आपको कंक्लूजन याद रखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे ऐड करते जाएंगे, इसमें रियल की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, ओके, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने फ्लक्स को कंसीडर किया। फ्लक्स से लैग कौन कौन किया, E1 और E2। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। E1 के सेम मैग्नीट्यूड में V1, इस V1 का मैग्नीट्यूड E1 के बराबर, लेकिन दोनों आपस में क्या होगा, ऑपोजिट फेज में। और इस E2 के बराबर क्या होगा, V2। आइडियल का केस में, अभी तक आइडियल हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, आइडियल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है। अब फाई के साथ, फाई के फेज में कौन होगा, Im हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नहीं ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोर लॉस को कंसीडर करेंगे, यानी कि when the core loss is considered in addition to magnetizing current with ideal transformer on no load, यानी कि अभी भी ये नो लोड पे ही है, लेकिन इस मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ जो है कोर लॉस भी कंसीडर कर रहे हैं, कोर लॉस एज वेल एज मैग्नेटाइजिंग करंट, दोनों को आप कंसीडर करेंगे, तब क्या होगा। ऑफकोर्स कोर लॉस हो रहा है ना, कोर लॉस यानी कि मैग्नेटाइजिंग लॉस, मैग्नेट में लॉस, ऑफकोर्स मैग्नेटिक लॉस होता है। ओके, अगर मैग्नेटिक लॉस नहीं होता तो जितना आपने इनपुट दिया वो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ आयरन लॉस होता है। उसी आयरन लॉस को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, जिसको आप आगे देखेंगे, डोंट वरी, है ना। तो वहां पे हम लोग उस चीज को भी देखेंगे। बट यहाँ पे लॉसेस मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोर लॉस यानी कि मैग्नेटिक लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ओके, ईडी करंट लॉस। ओके, तो कोर लॉस का ही दो पार्ट है, हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉस, जिसको डिटेल में हम लोग देखेंगे लॉसेस में, डोंट वरी। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओके, ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक कोर। ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस मैग्नेटिक कोर से पास कर रहा है, नहीं, अब अगर मैग्नेटिक कोर से पास कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स आ गया तो फैराडे लॉ कहता है, क्या कहता है, फैराडे लॉ, देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इस मैग्नेटिक मटेरियल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, और उस ईएमएफ इंड्यूस में ऑफ कोर्स वहां पे करंट फ्लो करता है, जिसको सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं या ईडी करंट कहते हैं उसको, है ना। उससे के चलते एक लॉस होता है जिसको हम बाद में बात करेंगे, मैंने पहले कहा ईडी करंट लॉस करते हैं, उसका एक अलग लेक्चर होगा। ओके, और मैग्नेटिक मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग आप जानते हैं कि जितना ज्यादा परमिबिलिटी होता है उतना अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना ज्यादा फ्लक्स पास होगा। खराब मैग्नेटिक मटेरियल हो तो फ्लक्स ज्यादा पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनपुट दिए, मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन अगर अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, यानी कि बाकी सब क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। लेकिन अगर अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है तो ज्यादा फ्लक्स आएगा तो कम लॉस होगा, है ना। हम लोग ने उसको क्या कहा, हम लोग ने उसको कहा हिस्टेरेसिस लॉस। तो अब यहाँ पे ये लॉसेस कहाँ आ रहा, तो हम लोग ने जो सप्लाई दिया है यहाँ पे, ओके, अभी भी ये नो लोड पे, तो नो लोड पे होने का यहाँ पे अभी तक हम लोग आई नॉट लिख रहे हैं, नो लोड प्राइमरी करंट। तो इसका ये जो आई नॉट है, आई नॉट का एक कंपोनेंट तो आ गया आपका Im, जो इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में चला गया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया।
दूसरा जो कंपोनेंट है वो हम लोग उसको कहते हैं आईसी, कोर लॉस कंपोनेंट, यानी कि करंट का, प्राइमरी करंट का वो कंपोनेंट, ओके, जिसके कारण कोर लॉस हो रहा है, ओके, जिसके कारण आयरन लॉस हो रहा है, मैग्नेटिक लॉस हो रहा है, उसको कोर लॉस कंपोनेंट का। यानी कि अगर हम लोग कोर लॉस को भी कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ साथ, तो हम लोग यानी कि इससे मतलब ये हुआ कि ये करंट का जो है टोटल का टोटल वैल्यू मैग्नेटाइज करने में नहीं लगा, इसका कुछ वैल्यू जो है लॉसेस में चला गया, है ना। तो कुछ वैल्यू जो लॉसेस में चला गया, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोर लॉस कंसीडर किए तब जो नो लोड प्राइमरी करंट है आई नॉट, दैट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ। किस केस में? जस्ट टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक कोर। तो जब पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ तो उसका कुछ कंपोनेंट हम लोग 5 एम्पियर सपोज दिए, है ना, तो 5 एम्पियर में 2 एम्पियर यूटिलाइज हुआ, तो बाकी करंट कहाँ गया? तो बाकी करंट हमारा लॉसेस में चला गया, उसी को हम लोग कहते हैं कोर लॉस। ओके, वो कौन सा कोर लॉस? हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस। ओके, तो जनरली जो ये जो कोर लॉस होता है ना, ये करंट का हमारा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आईएम और आईसी। ओके, तो इसका एक कंपोनेंट आईएम जो है वो फ्लक्स के फेज में हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो वोल्टेज के फेज में होता है। कौन सा वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होता है। ओके, कौन सा? यानी कि यहाँ पे जो नो लोड प्राइमरी करंट है ना, ये नो लोड प्राइमरी करंट जो आपका पहले था ये आई नॉट या आईएम के बराबर था, ये 90 डिग्री से लैग कर रहा था कंप्लीटली। तो 90 डिग्री से लैग करने का मतलब क्या है कि वो प्योर इंडक्टिव कॉइल है। लेकिन क्या कोई भी कॉइल प्योर इंडक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, है ना। तो वो प्योर इंडक्टिव नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ जो है लॉसेस में जाएगा। तो यानी कि वो 90 डिग्री से लैग नहीं करके ओके कुछ और एंगल से लैग करेगा, उस एंगल को हम लोग कहते हैं फाई नॉट, नो लोड पावर एंगल। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, है ना। ओके, इसको हम लोग कहें नो लोड फेज एंगल, और इसको हम लोग क्या कहें? नो लोड पावर फैक्टर। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है? सिंपल, ये जो फाई नॉट का वैल्यू है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसका वैल्यू नियर अबाउट 80 डिग्री होता है, 80 डिग्री, है ना। ये नियर अबाउट 80 डिग्री होता है, इसका रेंज 75 से 85 डिग्री होता है। ओके, तो नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू यानी कि कोसाइन ऑफ द 75 डिग्री, उसका वैल्यू भी कम से कम होगा, नियर अबाउट 0.2 होता है ना। तो यहाँ पे कुछ लॉसेस हो गया, तो करंट का एक कंपोनेंट हो गया मैग्नेटाइज, तो दूसरा कंपोनेंट तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, है ना। तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ गया? इधर। इसी को हम लोग कहते हैं कोर लॉस कंपोनेंट। और यही कोर लॉस कंपोनेंट जो करंट का है, कौन सा करंट का? प्राइमरी करंट का। ओके, वो किसके फेज में चला गया? वोल्टेज के फेज में चला गया। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या है कि नो लोड करंट का जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट उसको हम लोगों ने कहा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग करंट आईएम। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं वाटलेस कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। ओके, वाटलेस कंपोनेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेचर कंपोनेंट। यहाँ से 90 डिग्री लैग है, 90 डिग्री, इसको हम लोग क्वाड्रेचर कंपोनेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं, याद रखेंगे। मैग्नेटाइजिंग, रिएक्टिव, क्वाड्रेचर, वाटलेस, ये चार तरह का नाम है, चारों का अपना अपना मीनिंग है। मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि मैग्नेटाइज करने में जो करंट यूटिलाइज हो रहा है, वाटलेस यानी कि इसको पावर से कोई मतलब नहीं, रिएक्टिव पावर में जा रहा है, रिएक्टिव कंपोनेंट। क्वाड्रेचर
यानी कि क्वाड्रेचर 1 क्वाड्रेचर यानी कि 90 डिग्री, यानी कि वो 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। गॉट इट। तो इसको हम लोग IM से भी डिनोट करते हैं, ओके। और कहीं कहीं जो है इसको आई म्यू भी लिखते हैं, म्यू मतलब परमेबिलिटी। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, IC। IC इसको हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट कहते हैं। कोर लॉस यानी कि पावर लॉस यानी कि वाट, यानी कि वाट फुल कंपोनेंट, इसको वाटलेस, इसको वाट फुल कंपोनेंट। इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। ये एक्टिव और ये रिएक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक्टिव पावर, रिएक्टिव कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग रिएक्टिव पावर, एक्टिव कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक्टिव पावर यानी कि VI cos थीटा, VI cos थीटा इज द एक्टिव पावर, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सोचो, अगर हम लोग एक एक करके डिफाइन करना चाहें कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता क्या है। मैग्नेटाइजिंग क्या होता है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज डिफाइंड एज one component of no load primary current which is utilized to magnetize the transformer core। क्लियर है, ओके। मैग्नेटाइज इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, या तो IM से या I म्यू से। क्लियर, IM या I म्यू, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। इसको अब ये देखो, ये IM अगर ये फाई नॉट है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस फाई नॉट। तो IM इक्वल टू क्या हो गया, अब ये IM इक्वल टू हो गया I नॉट साइन फाई नॉट, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, I नॉट साइन फाई नॉट। क्लियर, ये हो गया IM का फार्मूला है, ओके। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग करंट देयर विल बी रिएक्टिव पावर, याद रखेंगे। तो रिएक्टिव पावर, इसलिए हम लोग इसको रिएक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। तो रिएक्टिव पावर V1 इंटू IM, ऑफकोर्स V1 इंटू I नॉट साइन फाई नॉट। आपको याद होगा रिएक्टिव पावर को हम लोग लिखते हैं VI साइन थीटा। तो I नॉट करेंट हो गया इनपुट, तो V1 I नॉट साइन थीटा फाई नॉट, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल फाई नॉट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई नॉट है ना। तो VI साइन थीटा दैट इज द रिएक्टिव पावर। क्लियर है ना। अब सोचो, ये V1 I नॉट साइन फाई नॉट हो गया, ओके। सर तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉस नहीं ना होता होगा, क्या, इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉस नहीं ना होता होगा। नहीं, ये रिएक्टिव पावर होता है क्या है वो तो देख लो, अगर लॉसेस हो जाए तो क्या फायदा भाई, लॉसेस नहीं। ये रिएक्टिव पावर यूटिलाइज होता है मैग्नेटाइज करने के सेंस में, है ना। रिएक्टिव पावर जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग करने के सेंस में होता है, ओके। तो मैग्नेटाइजिंग, तो मैग्नेटाइज को हम बताएंगे, है ना, डोंट वरी, हम बताएंगे। यहाँ पे रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर एक्चुअली जो है कहीं भी मैग्नेटाइज करता है, पाथ को मैग्नेटाइज करता है, तभी जाके एक्टिव पावर फ्लो करता है। विदाउट द रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर कांट फ्लो, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, मैं बताऊंगा पूरा। तो यहाँ V1 IM बोलो सर, रिएक्टिव पावर में तो साइन थीटा लगता है ना सर, भी। चलो कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो है सारा कंसीडर किया, कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर किए, ओके। कंसीडर किए तो हम लोग यहाँ पे क्या बात की कि मेरे को आपका जो नो लोड करंट है उसका दो कंपोनेंट है, एक आपका जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा हमारा क्या हो गया, कोर लॉस कंपोनेंट, है ना। तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम लोग बात की कि ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम लोग IM और I म्यू से डिनोट कर रहे हैं, है ना। ये IM हमारा I नॉट साइन फाई नॉट हो गया, ओके। ये मैग्नेटाइज करने में यूटिलाइज हो रहा था, तो ये मैंने बात कर लिया कॉस पावर फैक्टर, गॉट इट। तो हम लोग पावर फैक्टर हम लोग यहाँ पे बात की। उसके बाद जो है हम इसी को हम लोग कह रहे थे ये रिएक्टिव पावर है, ओके। तो ये रिएक्टिव पावर है, क्योंकि ये हमारा जो है ये रिएक्टिव कंपोनेंट भी हम लोग इसको कहते हैं।
तो ये रिएक्टिव कंपोनेंट इसलिए रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को मतलब V1 Im हमारा क्या हो गया I नॉट साइन फाई नॉट, तो Im इक्वल टू यहाँ साइन फाई नॉट पुट कर दिए तो V1 I नॉट साइन फाई नॉट। रिएक्टिव पावर को I स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं, तो I मतलब हट जो कंपोनेंट मैग्नेटाइज कर रहा है तो वो Im स्क्वायर इंटू एक्सएम, तो एक्सएम हमारा क्या हो गया मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस किसका, ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कोर का, तो ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कोर का यानी कि ये मैग्नेटिक मटेरियल का रिएक्टेंस है, बाइंडिंग का नहीं। ओके, और ये करंट भी हमारा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ट्रांसफार्मर में, है ना, जहां ये इसको मैग्नेटाइज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये मैग्नेटाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे एक्सएम हमारा हो गया क्या, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओके, मैग्नेटाइजिंग करंट के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारा चूंकि रिएक्टिव पावर आता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। गॉट इट, तो ये रिएक्टिव पावर हमारा हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट जिस तरह से हम लोग मैग्नेटाइजिंग को बात किए उसी तरह कोर लॉस कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट व्हिच इज यूज्ड टू गिव द कोर लॉसेस इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कोर में जो कोर लॉस हो रहा है उस वो कोर लॉस करंट के जिस कंपोनेंट के चलते हो रहा है उसको हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, IC और IW से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये IC और IW, तो IC हमारा इस फेज में हो गया, तो आई इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I नॉट कॉस फाई नॉट। अब क्यों लिखेंगे इसको, अब सोचो, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोर लॉस कंपोनेंट का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोर लॉस कंपोनेंट यानी कि एक्टिव पावर, एक्टिव पावर यानी कि कोर लॉस, है ना, WC, ऑफ कोर्स एक्टिव पावर यानी कि V1 इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और एंगल कॉस फाई नॉट। तो I नॉट कॉस फाई नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, V1 इंटू IC। ओके, एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, I स्क्वायर R। ओके, यहाँ पे कौन सा करंट, I नॉट नहीं, जिस करंट के कोरस्पॉन्डिंग लॉसेस हो रहा है वो कौन सा करंट, कोर लॉस कंपोनेंट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टेंस होगा उस RC को हम लोग क्या कहेंगे, कोर लॉस रेसिस्टेंस। क्लियर, इसको हम लोग कहेंगे कोर लॉस रेसिस्टेंस। ये RC हो गया, है ना, तो ये इसके कारण हम यहाँ इसे लिख सकते हैं। ओके, या V1 स्क्वायर बाई RC भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये एक्टिव कंपोनेंट हो गया। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम नाउ। अब अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट दोनों को, जब हम लोग कोर लॉसेस को और मैग्नेटाइजिंग करंट को दोनों को जब हम लोग कंसीडर किए तब हम लोग ट्रांसफार्मर का अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें अंडर नो लोड कंडीशन, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर नो लोड कंडीशन, तो सोचो हम लोग ने इनपुट क्या दिया भाई, इनपुट दिया V1। ओके, करंट कौन सा फ्लो किया, नो लोड करंट। तो नो लोड करंट तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर बना दिए। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो वाइंडिंग के द्वारा, बीच में दो लाइन जो टाइट कपलिंग बता रहा है, यानी कि दोनों के बीच दोनों जो है टाइटली कपल्ड है। और ये हमारा क्या है, नो लोड पे है, ये है ना, नो लोड मतलब हार्ट I2 इक्वल टू 0, यानी कि किसी तरह का लोड कनेक्टेड नहीं है। ओके, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं। क्लियर, ये ट्रांसफार्मर हो गया। लेकिन अब हम लोग इसमें ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया भाई, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। लेकिन अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैग्नेटाइज करने में लगा हुआ है, ओके, तो ये मैग्नेटाइज अगर शिफ्ट कर रहा है तो हम लोग इसको इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। कब, जब ये आइडियल पूरा होता, यानी कि I नॉट इक्वल टू IM, ये I नॉट फ्लो कर रहा है, ये तो आइडियल का ये ट्रांसफार्मर का सिर्फ सिंबल हो गया, है ना।
इसमें E1 आ रहा है वोल्टेज इंड्यूस। ओके, तो जब सिर्फ मैग्नेटाइजिंग को कंसीडर किए तो सारा का सारा करंट IM, बट अब हमने इसमें दो कंपोनेंट बात की, एक लॉस इसमें भी चला गया है ना, ये हो गया RC और ये हो गया एक्सिम। ओके, ये कौन सा करंट, IC। ओके, तो ये IC हो गया हमारा, IC यानी कि कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, यहाँ देखो V1 के पैरेलल में ये है, तो V1 इक्वल टू IC इंटू RC। V1 के पैरेलल में ये है, तो V1 इक्वल टू IM इंटू एक्सिम। लेकिन ये कब हो रहा है, जब नो लोड कंडीशन है और आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ सिर्फ दो चीज कंसीडर किए हुए हैं। क्या क्या कंसीडर हम लोग किए हुए, सिर्फ कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट। अभी तक हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किए, अभी तक हम लोग कोर लॉसेस को कंसीडर नहीं किए। जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस कंसीडर होगा वैसे ही वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा और लॉसेस भी बढ़ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा जो है ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ये इसके साथ हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों को कंसीडर किए, है ना। और कंसीडर करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ रहा है, वो इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। अब फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के लिए हम लोग ने सबसे पहले क्या किया बाबू, 5 रेफरेंस लिए। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है, ओके, तो इस V1 के अपोजिट फेज में क्या होगा, E1 5 से लैग करेगा और E2 भी 5 से लैग करेगा। इस V1 और E1 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा नहीं। अब यहाँ पे नो लोड करंट का एक कंपोनेंट हमारा IM हो गया और दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया, IC हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो फाई नॉट हो गया। ओके, फाई नॉट को हम लोगों ने क्या कहा, नो लोड पावर एंगल, जिसका वैल्यू जो है 75 से 85 डिग्री होता है, पावर फैक्टर 0.2 नियर अबाउट होता है। तो यहाँ पे इस फेजर डायग्राम से एक चीज और पता चल रहा है, ये जो I0 है दैट इज द फेजर सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट, दैट इज नॉट द अलजेब्राइक सम ऑफ दिस। ये दोनों का अलजेब्राइक सम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि 2 + 3 अगर ये 2 एम्पियर ये 3 एम्पियर तो 2 3 5 हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, दैट इज द फेजर सम। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं आप सोच लेना कि यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, इस फेजर डायग्राम से आपको ये पता चल रहा है कि IC इक्वल टू जो है I0 cos फाई नॉट और IM इक्वल टू जो है I0 sin फाई नॉट। ओके, हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो I0 स्क्वायर इक्वल टू √ IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है ना, ये गलत है, ऐसा लिखना ये गलत है, ये कभी बराबर नहीं है इस तरह से। तो इस तरह से ये आपको एक चीज पता चला। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग सर IM और IC के बीच में है ना, ये IM और ये IC, ये फाई नॉट, ये आप देख लो IC और I0 के बीच में एंगल कौन सा, फाई नॉट, है ना। ओके, तो ये फाई नॉट, अगर आप यहाँ पे tan फाई नॉट निकालना चाहें, ये भी हमारा IM ही है, तो tan फाई नॉट इक्वल टू व्हाट, ये फाई नॉट, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि IM बाई IC। अब इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि फाई नॉट इक्वल टू tan इनवर्स IM बाई IC। ओके, पावर फैक्टर एंगल निकालना रहा तो इसमें कॉस से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फेजर डायग्राम आपका ये हो गया। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। पावर फैक्टर अब यहाँ से निकाल सकते हैं, cos फाई नॉट इक्वल टू IC बाई I0, है ना। अब हम इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बात हम लोग, वो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ जो है बाइंडिंग रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे, है ना।
या हम लोग उसके पहले बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, यानी कि अब हम लोग इसमें लोड भी लगा देंगे। तो लोड लगाने पे क्या क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।